पार्ट 5 दिल की कसक। पुलिस स्टेशन से जाने के बाद बिरजू हताश परेशान सा शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि मोहम्मद कामरान जैसा पढ़ा लिखा इंसान भी आखिर कैसे फसल के देवता पर विश्वास कर सकता था। उसके मन में यही उधेड़-बुन चल रही थी कि वो अपने पुराने घर में रुके जो अब एकदम सुनसान है, या फिर कहीं और ठिकाना ढूंढे। तभी अचानक उसे पीछे से एक जानी पहचानी सी मधुर आवाज सुनाई दी। बिरजू, तुम यहां? बिरजू खड़ा होकर पीछे पलटा। उसके सामने सुरीति पूजा की थाली लिए खड़ी थी। हल्के नीले रंग का सलवार सूट उसके हल्के सांवले रंग के साथ काफी फब रहा था। बिरजू एक पल के लिए तो भौचक्का ही रह गया, क्योंकि गांव वापस सुरीति से मिलने का उसका कोई इरादा नहीं था। लेकिन अब उसे इतने दिनों बाद सामने देखकर अंदर से अपने आप ही भावनाएं उमड़ने लगी। सुरीति के तो हाथ ही ढीले पड़ गए थे, जिससे पूजा की थाली उसके हाथ से छूटते छूटते बची। जिनकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती थीं, अब वे दोनों ही एक दूसरे से नजर चुरा रहे थे। सबसे पहले सुरीति ने ही सवाल किया, तुम 1 साल से कहां थे? मुझसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश नहीं की। पिताजी की मौत के बाद मां का यहां रहना मुश्किल हो गया था। मेरी नौकरी ऑलरेडी शहर में लग चुकी थी, तो मैं उन्हें अपने साथ ले गया। वैसे भी हम लोग उस वक्त बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे थे। ऐसे समय में मैं तुम्हारे पिता और भाइयों का सामना नहीं कर सकता था। सुरीति बोली, अच्छी बात है। मेरी भी शादी धीरज के साथ तय कर दी है पिताजी ने। सगाई हो चुकी है और 2 महीने बाद शादी का मुहूर्त है। बिरजू ये सुनकर एकदम से चौंक गया। उसने कहा, धीरज केसरवानी? वो गुंडा? वही मिला था तुम्हारे पिता को शादी करवाने के लिए? वो और उसके मवाली दोस्त तो आते जाते लड़कियों को छेड़ा करते थे। वो हमारी बिरादरी का है और गांव में सबसे ज्यादा जमीन उसी के परिवार के पास है। फसल के देवता को हर साल फसल का सबसे बड़ा हिस्सा भी उसी के घर से जाता है। सब देखकर ही मेरी शादी उससे करने का फैसला किया है मेरे पिता ने। तुम्हारे पिता ने क्या फैसला किया उससे मुझे कोई मतलब नहीं। क्या तुम इस शादी के बाद खुश रहोगी? सुरीति उसकी तरफ देखकर बोली, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अगर मेरी इतनी ही चिंता होती तो तुम पूरे साल के दौरान एक बार तो मुझसे मिलने आते। जानते हो कितना इंतजार किया था मैंने तुम्हारा। मैं भाग जाना चाहती थी तुम्हारे साथ, यहां इस गांव से और इन लोगों से दूर। बिरजू ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, वैसे अभी भी देर नहीं हुई है। सुरीति ने ठंडी आह भरकर कहा, मेरा रिश्ता तय हो चुका है बिरजू। अब अपने मां बाप के मुंह पर कालिक पोत कर भागने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तुमने आने में देर कर दी। बिरजू को ऐसा लगा जैसे अंदर से किसी ने उसके दिल को खींच दिया। उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। सुरीति वहां से जाने लगी, लेकिन अचानक ही जाते जाते एकदम से रुक गई। सामने ही गुस्से से भरा धीरज खड़ा था। उसने बिरजू और सुरीति को आपस में बात करते हुए देख लिया था। धीरज के बगल में खड़े उसके चमचे अनुराग ने कहा, भाई ये बिरजू तो बहुत तेज निकला। आते ही आते भाभी जी से बात करने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर धीरज की मुट्ठी कस गई। उसकी आंखों में खून उतर आया था। सुरीति धीरज की शक्ल देखकर ही समझ गई थी कि उसे क्या गलतफहमी हुई है। वो मंदिर की सीढ़ियों से उतरकर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, देखो धीरज, मैं समझ सकती हूं कि तुम घर जाओ सुरीति। धीरज ने कहा, लेकिन मेरी बात तो सुनो। मैं कहा ना घर जाओ। धीरज ने गुस्से से उसकी तरफ देखकर कहा। उसके बाद सुरीति बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से जाने लगी। बिरजू भी नीचे उतरने लगा। उसे देखकर धीरज ने मुस्कुराते हुए कहा,
क्या बात है बिरजू, बड़े दिनों बाद गांव की तरफ आना हुआ? बिरजू बोला, हां, घर में कुछ सामान रह गया था, वही लेने मैं वापस आया था। धीरज धीरे धीरे उसके पास जाता हुआ बोला, क्या पक्के तौर पर यही बात है? क्या मतलब? बिरजू ने आंखें भींच कर पूछा। मतलब ये बिरजू बाबू कि तुम्हारे और सुरीति के बारे में पूरे गांव को पता है। ऐसे में उससे शादी करने के लिए राजी होकर एक तरह से मैंने उसके परिवार को समाज में बदनाम होने से बचाया है। अब तुम्हारे एकदम से गांव लौट कर आने और इस तरह सुरीति से मिलने के बाद मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। बिरजू ने तपाक से कहा, सुरीति को लेकर मेरा कोई इरादा नहीं है। उसका मंदिर में मुझसे मिलना महज एक इत्तेफाक था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं बस कुछ दिनों के लिए गांव लौटा हूं, उसके बाद वापस शहर चला जाऊंगा। वहां मां भी अकेली ज्यादा दिन नहीं रह पाएगी। धीरज ने अपना मजबूत हाथ उसके कंधे पर रखकर कहा, अच्छी बात है। वैसे परसों पता है ना क्या है? बिरजू ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मैंने अपना सारा बचपन इसी गांव में बिताया है धीरज, मुझे पता है परसों क्या है। उसी दिन फसल के देवता को फसल अर्पण की जाती है और सारे गांव वाले रात के 10 बजे के बाद अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से उसके बाद का वक्त देवता के भ्रमण करने के लिए उपयुक्त होता है। बिल्कुल सही, धीरज ने खुश होकर कहा। मुझे लगा था कि शहर में रहकर तुम इस दिन के बारे में भूल गए होगे। तुम्हारे पिता ने तो इस गांव में रहते हुए भी इस रीति का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से बेचारे को फसल के देवता के क्रोध का सामना करना पड़ा। खैर, तुम इस बात का खास ख्याल रखना और परसों रात में घर से बाहर कहीं मत निकलना। इतना कहकर धीरज जीप में बैठकर वहां से चला गया, अपने पीछे गुस्से से थर थर कांपते बिरजू को छोड़कर। बिरजू अपने आप में ही बुदबुदाया, ओ ना हो, मेरे पिता के कत्ल में मुझे अरविंद के साथ अब इस गुंडे का भी हाथ लग रहा है। ये लोग अपने जुर्म को फसल के देवता के नाम पर छिपा नहीं पाएंगे। मैं अपने पिता के कातिल को ढूंढ कर ही दम लूंगा। रात 10 बजे के आसपास पूरे गांव में सन्नाटे जैसा माहौल हो गया था। दुकान वाले जल्दी जल्दी शटर गिराकर तेज कदमों से घर की तरफ जा रहे थे। बिरजू ने भी रात में अपने पुराने घर में रुकने का मन बना लिया था। 1 साल पुरानी जमीन पर जमी धूल को झाड़ू की मदद से काफी देर की मेहनत के बाद साफ किया। आज गांव में बिजली आ रही थी, जिसकी वजह से उसके कमरे में 0 वॉट के 2 लटकते बल्ब भी रोशन हो रहे थे। वो फोन को चार्जिंग में लगाता हुआ मन ही मन बड़बड़ाया, अच्छा हुआ कि आज लाइट आ रही है। अगर नहीं आ रही होती तो लालटेन जलाने का झंझट अलग से करना पड़ता। यहां इन्वर्टर जैसी कोई सुविधा तो किसी के घर में है नहीं। अचानक किसी ने तेजी से उसके घर का दरवाजा खटखटाया। बिरजू चौंक गया। उसने सोचा रात के 10 बजे कौन हो सकता है। उसे थोड़ा खतरा महसूस हुआ, लेकिन वो एकदम सतर्क था। उसने दीवार के सहारे पड़ा एक पतला सा लोहे का सरिया उठा लिया और धीरे धीरे घर के दरवाजे को खोला। सामने एक लंबा चौड़ा बलिष्ठ युवक खड़ा था। बिरजू ने उसे पहचानने की कोशिश करते हुए कहा, जी आप कौन? अंगद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ओ माफ कीजिएगा कि मैंने आने के लिए इतना अजीब वक्त चुना। मेरा नाम यश सक्सेना है और मैं एक पत्रकार हूं। क्या मैं 10 मिनट के लिए अंदर आ सकता हूं? बिरजू ने सरिया वहीं दरवाजे के पीछे रखते हुए कहा, जी आ जाइए। अंगद अंदर आ गया और बिरजू ने ठंडी हवा से बचने के लिए दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद उसने अंगद से पूछा, कहिए, एक पत्रकार मेरे दरवाजे पर रात 10 बजे क्या कर रहा है? अंगद ने कहा, मैं
दरअसल ऐसी खूबसूरत जगहों के बीच रहकर उन पर तरह तरह के आर्टिकल्स लिखने का काम करता हूं। ऐसे ही मैं इस गांव में खेत खलियानों के बीच टहल रहा था कि एक बहुत ही बंजर सा खेत मुझे दिखा। जहां ऐसी हरी भरी फसलें हों, वहां इस तरह का स्पॉट देखकर दिमाग तो ठनक ही जाता है। मैंने गांव के कुछ लोगों से इस बारे में पता करने की कोशिश की तो उन्होंने इस घर का पता बताया। वो 4 बीघा जमीन आपकी है क्या? बिरजू ने दांत पीच कर कहा। वो मेरे पिता की जमीन थी जिसे वे काफी मेहनत से सींचा करते थे। मैं शहर में नौकरी करता हूं, इसलिए जमीन की देखरेख नहीं कर सकता। इनफैक्ट मैं आज ही गांव आया, लेकिन आज पूरे दिन में अपनी वो बंजर जमीन देखने नहीं जा पाया। अंगद ने तुरंत ही अगला सवाल दागा। जमीन थी का क्या मतलब? अब आपके पिताजी कहां हैं? बिरजू अब अपने मन में दबी भड़ास को रोक नहीं पाया और अंगद के सामने ही चिल्ला पड़ा। मार डाला उन्होंने मेरे पिताजी को। पूरे गांव में कोई मदद नहीं करना चाहता था उनकी, पुलिस तक नहीं, क्योंकि वे शक्तिशाली लोग हैं। उन्होंने मेरे पिताजी को मार दिया और इल्जाम किसी फसल के देवता पर लगा रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा शांत हो जाइए और शुरू से अपनी बात बताइए। हो सकता है कि एक पत्रकार होने के नाते मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। बिरजू माथे पर हाथ रखकर बोला, मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूं, आपसे पानी तक के लिए नहीं पूछा। इतना कहकर वो छोटे से किचन की तरफ बढ़ा और घड़े में से 2 गिलास पानी निकालकर बाहर ले आया। उसने 1 गिलास अंगद की तरफ बढ़ाया तो वो मुस्कुराकर बोला, थैंक्स, अब आराम से पानी पीजिए और फिर मुझे शुरू से सारी बात बताइए। ये फसल के देवता वाला क्या किस्सा है? बिरजू ने वहीं दरवाजे के पास 2 कुर्सियां लगा दी और अंगद को वहीं बैठाकर उसे शुरू से सारी बात बताई। गांव की ही एक लड़की सुरीति से मैं बहुत प्यार करता था। उसके घर वाले हमारी शादी के खिलाफ थे क्योंकि हम एक ही जाति के नहीं थे। नौबत यहां तक आ गई थी कि उसके भाई मेरे घर वालों को धमकी देने आ गए थे। उस वक्त मेरी जिंदगी में भी बहुत कुछ चल रहा था। कॉलेज खत्म हो गया तो नई नौकरी लगी। इस बीच में काफी वक्त तक गांव आ ही नहीं पाया। पिताजी को नौकरी लगने की खबर देने के लिए फोन किया तो पता चला कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे तो आखिरी बार उन्हें देखना तक नसीब नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं गांव पहुंचा उनकी चिता को गांव वाले ही आग दे चुके थे। और उनका बहाना यह था कि जिस व्यक्ति को स्वयं फसल के देवता के क्रोध का शिकार होना पड़ा हो, उसके शरीर को मृत्युपरांत अगले दिन जल्द से जल्द स्वाहा कर देना चाहिए। उस वक्त मेरे ऊपर तो जैसे दुख का पहाड़ ही टूट पड़ा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मां की हालत तो बहुत खराब थी, वो बिलक बिलक कर रो रही थी। मैं उन्हें कुछ दिन बाद शहर में अपने पास ले आया और तब से जाकर अब गांव वापस आया हूं।